नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा आज जो घटना आपके सामने लेकर आया हूं वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉरर अनुभव कराने वाली घटना है। और आज की यह घटना भी बिहार से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि मैं पटना शहर में घूमने के लिए गया था, तो वहां पर काफी लोगों से मेरी मुलाकात हो रही थी। वो दरअसल मैं थोड़ा टाइम निकालकर इसीलिए घूमने के लिए गया था ताकि कुछ रियल हॉरर घटनाएं मैं आपके सामने ला सकूं। अब क्योंकि काफी सारे लोगों से मेरी जानकारी हो गई है, तो काफी लोग मॉडर्न तांत्रिक बाबा का नाम लेते ही जान जाते हैं और फिर अपनी अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर करने लगते हैं। तो आज की जो स्टोरी शेयर की है उसका नाम है करण, और वह पटना में एक कंपनी में काम करता है। फिलहाल में वह काफी ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा है, और इसके पीछे की वजह जो उसने बताई वह वाकई में काफी हैरान कर देने वाली थी। शायद आपको यकीन भी नहीं है कि आज के समय में ऐसी चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं। आपने ब्रह्म राक्षस, अप्सरा, यक्षिणी, इन सभी चीजों के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक्चुअल में इन सभी चीजों को महसूस कर रहा है, यहां तक कि उनके साथ भी रह चुका है, तो आपको बड़ा ही ताज्जुब होगा। देखिए, हमारे दिमाग में यही है कि अगर ब्रह्म राक्षस या ऐसे कुछ एंटिटी है तो वह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ही होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार ये खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और इंसानों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। शायद उनकी मुक्ति नहीं हो पाती होगी, इसी वजह से ये सोचते हैं कि अगर हम इंसानों की हेल्प ले लें तो हमारी कहीं ना कहीं मुक्ति हो जाएगी। तो करण के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और यह स्टोरी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। और उम्मीद करता हूं कि करण की लाइफ बहुत ही जल्दी चेंज हो और उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। अब समय खराब ना करते हुए मैं आपको करण की पूरी स्टोरी बताता हूं जो उसने मेरे साथ शेयर की है। और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पर रियल हॉरर घटनाओं की बातें करते हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और मैं चाहता हूं कि स्टोरी आप करण के पर्सपेक्टिव से ही सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, बिहार के उस छोटे से गांव में एक बंद पड़ा घर था जो कि अक्सर बंद ही रहता था। उस बंद पड़े घर के आंगन में बड़ी बड़ी झाड़ियों तक उग आई थी। उस घर का आकार इतना बड़ा था कि उसे देखने से साफ पता चल रहा था कि किसी जमाने में उस घर के अंदर एक भरा पूरा परिवार रहता होगा। और घर के बनाए तरीके को देखकर भी पता चल रहा था कि किसी समय में यहाँ पर जो परिवार रहता होगा वह काफी समृद्ध रहा होगा, क्योंकि जहाँ गांव के बाकी घर छोटे और साधारण थे, वहीं यह घर काफी ज्यादा पैसा खर्च करके बनाया गया होगा। घर में ऊपर की तरफ की दीवारों का ऊपरी हिस्सा तो पत्थरों को काटकर जाली बनाकर ऐसे बनाया गया था जिससे अंदर मौजूद शख्स तो बाहर का सब कुछ देख पाए, लेकिन बाहर का कोई भी शख्स अंदर का नहीं देख सकता था। खैर, इसी गांव में एक लड़का था गोपाल। गोपाल पढ़ाई में काफी अच्छा था। इसी वजह से पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे पटना की एक कंपनी में जॉब मिल गई थी और वह पटना में रहकर काम करता था। महीने में कभी कभार छुट्टी लेकर वह घर आता और कुछ दिन यहां रहकर वापस चला जाता। इसी दौरान उसके ऑफिस में उसके साथ एक लड़का काम करता था, करण, जो कि मैं हूं। मैं और गोपाल काफी अच्छे दोस्त थे, और इस बार छुट्टी लेकर गोपाल मुझे भी अपने गांव में ले गया। गांव में आकर मैं काफी खुश था, क्योंकि यहां पर मुझे मिट्टी से जुड़े लोग दिखाई दिए। मैं पानीपत में रहता था और काम के कारण पटना रह रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के कल्चर को अच्छे से जानने का मौका मुझे आज मिला था। खैर, गांव में आकर सब सही चल रहा था। मैंने पूरा गांव घूमा, लेकिन सिवाय उस घर को छोड़कर। मैंने गोपाल से इस बारे में पूछा तो गोपाल ने मुझे बताया कि वह घर सालों से वीरान पड़ा है। गांव के लोग कहते हैं कि उस घर के अंदर एक रूह का वास है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता, और इसीलिए उस घर के आसपास घर नहीं है। सारे घर उस घर से काफी आगे आकर हैं। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैं इन सब बातों में नहीं मानता था, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। वह घर बाहर से देखने में कितना ज्यादा कूल है, कितना ज्यादा बड़ा घर है, वह अंदर से पता नहीं कैसा होगा। चलना चलकर देखते हैं। अब वैसे भी हमें वहां रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा, बस देखकर वापस आ जाएंगे। गोपाल, जो कि इसी गांव में पला बड़ा था, इस घर से आने वाली आवाजों से परिचित था, इसलिए उसने मुझे बताया कि वह घर सच में भूतियां हैं। कई बार जब मैं उस घर के पास से गुजरा था तब मुझे वहां से किसी औरत की आवाज आती सुनाई दी थी, इसलिए वहां जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मुझे पता था कि अगर मैंने गोपाल से ज्यादा बहस की तो वह मुझे भी जाने नहीं देगा, इसलिए मैंने उस समय तो हां कर दी। और लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था
कि मैं उस घर में जरूर जाऊंगा। खैर, अगले दिन मैं गांव में टहलने जाने को बोलकर बाहर निकला और सबकी नजरों से बचते बचाते उस घर के पास आ गया। उस घर के पास आकर मुझे एक अलग तरह की ठंडक का आभास हुआ, लेकिन मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस घर के अंदर काफी घनी झाड़ियां और पेड़ थे, तो मुझे लगा कि शायद इसी वजह से यहाँ ठंडक होगी। खैर, मैं उस घर के जंग लगे लोहे के फाटक के पास गया और उसके ऊपर चढ़कर उस घर के अंदर आ गया। अंदर कच्ची मिट्टी के आंगन में बहुत सी झाड़ियां वगैरह उगाई थीं, जिस वजह से वह कोई घर का आंगन कम जंगल ज्यादा लग रहा था। आंगन को पार करके एक काफी कमजोर दरवाजा लगा हुआ था, जो कि बिना ज्यादा जोर जबरदस्ती के बड़े आराम से खुल गया। मैं अब उस घर के अंदर था। मुझे यह घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी रूह का वास है। अंदर आकर मैं आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगा। कतार से बने बहुत से कमरे ये गवाही दे रहे थे कि किसी समय में यहाँ एक काफी बड़ा संयुक्त परिवार रहा करता होगा। खैर, मैं वहां देखते हुए उस घर के सबसे अंतिम कमरे के पास आ गया। उस कमरे को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि जहां सारे कमरे बिल्कुल सामान्य थे, इस कमरे के दरवाजे को जंजीरों से लपेटा गया था। इसी के साथ ही दरवाजे पर 2 त्रिशूल भी क्रिस क्रॉस करके लगे हुए थे। ये सब देखकर मैंने जब उस दरवाजे पर मौजूद त्रिशूलों को हटाया तो उस दरवाजे पर हलचल होने लगी। मैं आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। अब लगने लगा था कि गोपाल की बात सच ही होगी, इसलिए उसने वह त्रिशूल वहीं फेंके और फिर तेजी से दौड़ते हुए उस घर से बाहर आने लगा। मैं घर से बाहर आया और हांफने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या था। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर कोई रूह है भी तो भी वह वहां से आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि उस दरवाजे पर जंजीरें थीं। यही सब सोचकर मैं वापस घर आने लगा। मुझे पता था कि अगर मैंने यह बात गोपाल को बताई तो वह मुझे काफी डांटेगा, इसलिए मैंने यह बात किसी को न बताने का फैसला किया। लेकिन यहां मैं यह बात नहीं जानता था कि आगे कितना भयानक होने वाला है। खैर, मैंने शाम को आराम से सबके साथ खाना खाया और फिर ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। सारे लोग एक अनजान खतरे से बेखबर रात होते होते खाना खा पी कर सो गए। देर रात उस वीरान घर में से पायल की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे करके वो पायल की आवाजें उस घर से बाहर आने लगी। घर से बाहर आकर हवा में ही एक खूबसूरत महिला की आकृति उभरने लगी। खूबसूरत लाल लहंगा और चोली के साथ कढ़ाईदार दुपट्टा उसके सुगठित शरीर पर काफी फब रहे थे। खुले बाल, गोल गोरे चेहरे के ऊपर तीखे नैन नक्श काफी अच्छे लग रहे थे। रात के अंधेरे में वह आकृति जब उस घर से बाहर आई तो उसने एक नजर उस घर की ओर देखा और चेहरे पर भयानक मुस्कान ली। बोली, मुक्ति, आखिरकार इतने समय बाद मुझे यहां से मुक्ति मिल ही गई। अब मुझे भंवर को ढूंढना होगा, पता नहीं वह कहां होगा। बोलकर वो खूबसूरत महिला उस गांव की ओर बढ़ने लगी। गांव में आते समय वो हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। ये सब देखकर वो मन ही मन बुदबुदाई, पता नहीं मैं कितने समय से वहां कैद हूं। यहां का तो सब बदला बदला सा लग रहा है। पता नहीं मैं यहां पर अपने पति को ढूंढ पाऊंगी या नहीं। बोलते बोलते वो एक घर के पास आकर रुकी। वो घर गांव के सरपंच का था। उस घर को देखकर उस महिला की आंखों में चमक आ गई और वह बोली, यहां तो गांव का सरपंच रहा करता था। हो ना हो, इन्हें जरूर भंवर के बारे में पता होगा। बोलकर वह महिला घर की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान उसके सामने एक पक्की दीवार थी। वो महिला देखते ही देखते उस दीवार के आर पार हो गई। घर के अंदर आकर उस रहस्यमयी महिला की नजर आंगन में खाट बिछाकर सो रहे 45 से 50 वर्षीय शख्स पर पड़ी। वो महिला उसके पास आई और उसे उठाने लगी। वो शख्स एकदम से उठ बैठा। उठते ही अपने सामने इतनी खूबसूरत महिला को देखकर उस शख्स की नीयत उस पर खराब हो गई। लेकिन फिर तभी वह महिला बोली, आप यहाँ के सरपंच हो क्या? वो आदमी बोला, हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है जो आप इतनी रात गए मेरे घर में आ गई हैं? तब वो महिला बोली, मेरे पति और उनके परिवार वाले इस गांव में नहीं हैं। पता नहीं वह लोग कहां चले गए, वह लोग कहां गए हैं। मुझे उनके बारे में पता लगाना है। यह सुनकर उस शख्स की आंखों में चमक आ गई। वह मन हो मन सोचने लगा कि कैसे इस अकेली औरत का फायदा उठाया जाए। यही सब सोचकर उसने उस महिला से कहा कि हाँ, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। मतलब मुझे काफी जगह उनके बारे में पूछताछ करनी होगी ना। यह सुनकर वह महिला काफी ज्यादा घबरा गई। उसे उसके इरादे समझ आ गए थे, लेकिन उसके परिवार वालों तक पहुंचने के लिए
उसे किसी की मदद की जरूरत थी। इसीलिए उसने कहा कि जब उसका पति मिल जाएगा तो वो उन्हें काफी अच्छे पैसे देगा, क्योंकि उसका पति गांव का जमींदार जो ठहरा, वो आदमी पैसा वैसा नहीं चाहता था। उसकी नीयत तो उस महिला पर खराब थी, इसलिए उसने सीधे सीधे उसे इस बारे में बता दिया, बिना यह सोचे कि उसके साथ आगे क्या अंजाम हो सकता है। यह सब सुनकर उस महिला को काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस शख्स को अपने एक हाथ से उठा लिया और बोली, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर गलत नजर रखने की। एक नाजुक सी महिला के अंदर इतना बल देखकर वो शख्स बिल्कुल हैरान रह गया था। इसी दौरान वह महिला बोली, तेरे पास एक मौका और है अपनी जान बचाने का। मेरे पति कहाँ हैं? चुपचाप बताओ। यह सुनकर वो शख्स घबराते हुए बोला, मैं तेरे पति को नहीं जानता और अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सबको शोर मचाकर जगा दूंगा। यह सुनकर उस महिला को गुस्सा तो काफी आया। उसे मन कर रहा था कि वह उसे वहीं मार दे, लेकिन अगर उसने उसे मार दिया तो फिर वह अपने पति को नहीं ढूंढ पाएगी। यह सोचकर उसने उसके मुंह पर फूंक मारी। उसके फूंक मारते ही उसके मुंह से काला धुआं निकलकर उस शख्स के नाक और मुंह में घुसकर उसके शरीर में फैलने लगा और इसी के साथ ही वह बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उस महिला ने उसको छोड़ा और फिर वहां से गायब हो गई। जब वह शख्स सुबह उठा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में जो हुआ वह सपना था या सच, लेकिन उसने उसे सपना मानकर उसे भूलने का सोचा। लेकिन वह महिला अभी अपने पति की तलाश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। अगर वह किसी पुरुष से सहायता की गुहार लगाती तो फिर वह उसे गलत नजरों से देखता और औरतों को तो इस बारे में शायद पता ही नहीं होगा। वह महिला इसी बारे में सोच रही थी कि उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना गांव में किसी के शरीर में कब्जा कर किसी से पूछा जाए। यही सब सोचकर जब एक गांव की महिला पानी भरने जा रही थी तब वह उसके शरीर में घुस गई और उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब वह महिला अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे पता था कि अगर उसे उसके पति के बारे में पता लगाना है तो सबसे बातों ही बातों में पूछना होगा। यही सब मन ही मन सोचकर वो आस पड़ोस की महिला से बोली, इस गांव में बहुत पहले एक परिवार रहा करता था, अब वह पता नहीं कहां चला गया। वही जो घर वहां पर बंद है वह, क्या तुम्हें पता है कि उसके परिवार वाले कहां पर हैं? यह सुनकर बाकी महिलाएं एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। फिर एक महिला बोला, अरे बहन, तू ये क्या बोल रही है? वो घर तो भूतिया है, तुझे पता तो है। इसी दौरान मैं गोपाल के साथ वहां आया और बोला, आखिर उस घर का राज क्या है? क्यों उस घर को भूतिया बोलते हैं? वह आप लोग बता क्यों नहीं देते? तब उस महिला ने बोलना शुरू किया, यह बात आज की नहीं है बल्कि 150 साल पुरानी है। उस समय यहां पर अंग्रेजों का राज्य था, लेकिन हमारे इस गांव पर ज्यादा बाहर वालों की नजर नहीं थी, क्योंकि यह जगह इतने अंदर की तरफ जो ठहरी। उस समय यहाँ के एक जमींदार थे। जमींदार भानु बड़े अच्छे इंसान थे। उनके 2 बेटे थे। उनमें जो एक बेटा था भंवर, उसकी पत्नी की आत्मा यहाँ भटक रही है। वह एक भ्रम राक्षसनी थी और मरने के बाद अपने पति को भी अपने साथ ले गई। बस तब से जमींदार भानु और उनका पूरा परिवार उस घर में भंवर की पत्नी की आत्मा को बंद करके यहां से दूर चले गए। यह सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई और मैंने पूछा कि आखिर वह लोग कहां गए। तब उसने बताया कि इस गांव का जो सरपंच था, उनको जमींदार ने अपनी खेती बाड़ी की बागडोर दे रखी थी और यह बागडोर पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को जाती है। यह सुनकर उस महिला की आंखों में चमक आ गई और अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। शाम के समय जब सरपंच उसके घर पर खाना खा रहा था, इसी दौरान वह ब्रह्म राक्षसनी उसके घर आई और उसने सरपंच की पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसके शरीर में कब्जा करते ही वह सरपंच के पास आई और बोली कि वो जो जमींदार है, जिसकी जमीन की देखरेख हम करते हैं, वो कब आएंगे। उसने इतना कहा ही था कि सरपंच के हाथ खाना खाते हुए वहीं रुक गए और उसने उससे पूछा कि तुझे इससे क्या मतलब है? वो मेरे और उसके बीच की बात है, वो मैं देख लूंगा। तब उसने दोबारा से पूछा। इन सब से सरपंच को काफी गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी के बाल पकड़ लिए और कहा, तेरा उसका कोई चक्कर चल रहा है ना, तभी तू ऐसे उसके बारे में पूछ रही है। वो मना करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरपंच नहीं माना। दोस्तों, गांव में यह हिंसा एकदम आम है, इसलिए कोई इस बारे में ज्यादा नहीं बोलता, ये बोलकर कि यह तो उनके घर का मामला है। खैर, वह ब्रह्म राक्षसनी आखिर क्यों ही ऐसे उसकी मार खाती, इसलिए उसने सरपंच का हाथ पकड़कर रोका और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली,
मैं कुछ बोल नहीं रही हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। यह बोलकर उसने सरपंच का हाथ झटका और फिर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। यह सब देखकर घर के सारे लोग वहां जमा हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी उन पर ऐसे हाथ उठा सकती है। यह सब देखकर सरपंच का बड़ा भाई बीच बचाव करने आया और बोला, ऐसे अपने पति पर हाथ नहीं उठाते हैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसने एक जोरदार थप्पड़ उन्हें भी दिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, जब यह मुझे ऐसे मार रहा था तब तो यह हमारा आपस का मामला है बोलकर बीच बचाव करने नहीं आए। अब जब अपना भाई पिट रहा है तो बीच में आ गए। मुझे तुम लोग खरीद कर नहीं लाए हो जो तुम लोगों की फालतू सुनू समझे। इस घर पर मेरा भी बराबर हक है और हर बात मुझे जानने का भी पूरा हक है। अगर ज्यादा फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो खाने में जहर देकर मार दूंगी। यह सब सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि सरपंच की पत्नी ऐसी नहीं थी। इतने सालों से वह मार ही खा रही थी, लेकिन आज उसने अलग ही रूप ले लिया था। उसके इस बर्ताव से सरपंच को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उसने उससे पंगा लेना सही नहीं समझा। वो ब्रह्म राक्षसनी अब सोचने लगी थी कि आखिर इस बारे में कैसे पता लगाए, क्योंकि सरपंच तो कुछ बता ही नहीं रहा। वह इसी बारे में सोचते हुए लेटी हुई थी कि तभी कमरे में सरपंच आया और बोला, तूने वहां सब लोगों के सामने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुझे पता है ना कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या कर सकता हूं। वो ब्रह्म राक्षसिनी पहले ही गुस्से में थी और अब सरपंच की बातों ने उसे पहले से ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो एकदम तेजी से उठी और सरपंच की गर्दन शिकंजे में लेते हुए बोली, बस बहुत हो गया। तुमने मेरे सब्र की बहुत परीक्षा ले ली। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी को कोई नुकसान न पहुंचाऊं, लेकिन तुमने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी की पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी, जिससे सरपंच को साफ समझ आ गया था कि हो ना हो ये उसकी पत्नी के भेष में कोई और है। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुमने मेरी पत्नी के साथ आखिर क्या किया? तब वह बोली, मैं बिंदिया हूं और एक जरूरी काम के लिए तेरी पत्नी के शरीर में घुसी हूं। मेरा काम अच्छे से हो जाता, लेकिन तू बीच में बहुत टांग अड़ा रहा है। यह सुनकर सरपंच हैरानी से बोला कि आखिर कौन बिया और तुम क्या चाहती हो? तब उसकी पत्नी के शरीर में मौजूद बिंदिया ब्रह्म राक्षसनी बोली, मैं जमींदार भंवर की पत्नी हूं और क्योंकि वो और उनके परिवार का यहां कोई नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूं। यह सुनकर सरपंच की आंखों के आगे गांव का वो भूतिया घर नाचने लगा और फिर वह हैरानी से बोला, इसका मतलब तुम उस भूतिया घर की चुड़ैल हो? बोलकर सरपंच बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वह एक चारपाई पर लेटा हुआ था और इस दौरान उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। उसकी हालत काफी खराब थी और ऐसे में जब उसकी पत्नी उसके एकदम सामने थी तो डर के मारे उसकी तबीयत और खराब होने लगी। रात वाली सारी घटना सरपंच की आंखों के आगे नाच रही थी और अब वह अपनी पत्नी से दूर रहने लगा। इसी के साथ ही वह यह भी पता लगाना चाहता था कि क्या सच में उसके पत्नी के शरीर में उस घर में मौजूद वो दुष्ट आत्मा है। यही सोचकर उसने अपने एक लठैत को उस घर के पास जाकर देखने को कहा, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब सामान्य था। यहां उन्हें सब सामान्य इसलिए लगा क्योंकि मैं तो गेट के ऊपर से फांद कर गया था, इसलिए वहां पर कोई भी जोर जबरदस्ती का निशान नहीं था और उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जाकर देख आई। वे लोग बाहर बाहर से देखकर आ गए और सरपंच को भी बता दिया कि वहां सब ठीक है। अब सरपंच के सिर के ऊपर जो मुसीबत नाच रही थी वह सिर्फ सरपंच को ही पता थी, इसलिए उसने उस ब्रह्म राक्षसिनी से डील करने का सोचा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, लेकिन मेरी पत्नी और घर वालों को छोड़ दो। तब उसकी पत्नी के शरीर में मौजूद बिंदिया की रूह बोली, मेरी तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस मेरे पति के परिवार का पता जानना है। तब सरपंच ने उससे कहा कि वह तो ना जाने कितने समय पहले यहां से जा चुका है और अब वह लोग जाने कहां होंगे। उनकी यहां पहले जमीन तो थी, लेकिन आने जाने में परेशानी होने के कारण वह लोग यहां की जमीन कई साल पहले बेचकर चले गए थे और उन लोगों के साथ मेरी कोई खास बोलचाल भी नहीं थी। ये सब सुनकर बिंदिया के चेहरे के भाव बदले और वह गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे उन लोगों का पता चाहिए, मतलब चाहिए। सरपंच काफी ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए वह इसके लिए फौरन मान गया और अब वह लोगों से इस बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तो इससे ब्याह को काफी ज्यादा गुस्सा आया
और फिर उसने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ब्याह का प्रकोप पूरे गांव पर टूटा। ब्याह ने गांव की हर महिला के शरीर पर कब्जा कर लिया और अब उस गांव की हर महिला ब्याह की गुलाम थी, जिसका नतीजा यह हुआ गांव की सारी औरतें बहुत अजीब व्यवहार करने लगी। वह पूरे पूरे दिन अजीब तरह के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उनके बच्चे भूख से बिलख रहे होते तब भी वे अपनी जगह से तस से मस्तक नहीं हुई। इन सब से पूरे गांव में हाहाकार मच गया था और यहां तक कि इन सब से गोपाल का घर भी बचा नहीं था। गोपाल की मां, चाचियां, बहनें, दादी सब इस तरह का व्यवहार करने लगी थीं, जिसके कारण मुझे उस घर में रहने में काफी डर लग रहा था। लेकिन मैं बाहर भी कहां जाता, पूरे गांव में तो यही हाल था। गांव की इतनी बुरी दशा देखकर गांव वाले पड़ोस के गांव में गए और वहां के एक सिद्ध तांत्रिक को ले आए। वह तांत्रिक गांव की एक महिला के पास आया और उसका उतारा करने लगा। इसके लिए उसने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, कुछ मंत्रोक्षण किए और फिर कोई पवित्र ताबीज बांध दिया। इन सब से वह महिला सामान्य तो हो गई, लेकिन उसे उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी लग रही थी, जिसकी वजह से उसे आराम करने के लिए कहा गया। उस महिला को ठीक करने के बाद उस तांत्रिक ने उसके घर के चौखट के बाहर कदम रखा ही था कि गांव का एक शख्स उसके पास आया और उसे अपने साथ ले गया, क्योंकि उसके परिवार की महिलाओं पर भी तो बाधा आई थी। अब हाल यह था कि उस गांव की सारी ही औरतों को बाधा आई थी और उन्हें बचाने के लिए एक ही तांत्रिक था। वह तांत्रिक जैसे ही किसी के घर से बाहर निकलता, उसे गांव के दूसरे लोग अपने साथ ले जाते हैं और फिर अपने घर की औरतों का इलाज करवाते। जब काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा, तब उस तांत्रिक को थोड़ा गुस्सा आने लगा और उसने अगले शख्स के साथ चलने से मना कर दिया और बोला, मूर्खों, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या एक साथ ही पूरे गांव में इतनी बाधा आ चुकी है? इस पर उस आदमी ने बताया कि हाँ, ऐसा ही कुछ है। हमारे गांव की सारी औरतों के ऊपर बाधा आई है और हम सारे उन्हें ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। तब तांत्रिक बोला, गांव की सारी औरतें इससे परेशान हैं, तो क्या तुम्हें यह कुछ अजीब बात नहीं लग रही? हो ना हो यह कुछ और है, और अगर मैंने इन सबको ठीक कर भी दिया तो फिर यह दोबारा से वैसे ही हो जाएगी। इसलिए इस समस्या का जड़ से समाधान करना पड़ेगा। हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारी महिलाएं ऐसे अजीब हरकतें कर रही हैं। इसके लिए वह आदमी मान गया और फिर उस तांत्रिक ने उससे कहा, हमें इस गांव के बीचों बीच एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वहां से हमें पता चलेगा कि आखिर यह सारी नकारात्मकता कहां से आ रही है और फिर हम उसके पीछे जाएंगे और इस समस्या का जड़ से समाधान कर देंगे। इस पर वह आदमी मान गया और उसने बाकी लोगों को भी इस बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ यह बात उड़ते उड़ते सरपंच के कानों तक भी पहुंची और अब उसे डर लगने लगा था कि अगर गांव वालों को यह पता चला कि यह सारा रायता उसके घर से फैला है तो उसकी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए उसने बिंदिया के हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरी भी मजबूरी समझो। मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि इतने सालों पहले जो लोग इस गांव से चले गए हैं वह आखिर कहां पर हैं? इन सब की वजह से मेरी छवि खराब हो जाएगी, इसलिए भगवान के लिए यह सब यहीं रोक दो। यह सुनकर ब्याह बोली, तुम लोगों को तुम्हारी तकलीफ दिख रही है और मेरी तकलीफ का क्या? मैं इतने समय से ऐसे ही भटक रही हूं और मैं मुक्त होना चाहती हूं और इसके लिए मुझे मेरे परिवार की तलाश है, लेकिन तुम लोग इसमें मेरी मदद नहीं कर रहे हो। यह सुनकर सरपंच झल्लाते हुए बोला, अगर मान लो कि तुम तुम्हारे उस परिवार तक पहुंच भी चाहती हो तब भी तुम करोगी क्या? क्योंकि इतने सालों में वह लोग थोड़ी ना जिंदा होंगे, उनकी जगह तो उनके वंशजों ने ले ली होगी। तब तुम फिर भी मुक्त नहीं हो पाओगी, इसलिए तुम यह सब यहीं छोड़ो और भगवान ने चाहा तो तुम्हें भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। यह सब सुनकर बिया बोली, बिल्कुल नहीं। अगर तुम लोग मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते तो तुम लोगों को भी नॉर्मल रहने का कोई हक नहीं है। रही बात मेरे पति की, तो मुझे पता है कि वह अभी वहीं होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। ब्याह सरपंच की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इस वजह से सरपंच को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह कोई सामान्य महिला होती तो वह उसे मारपीट कर काबू में कर लेता। लेकिन यहां यह कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षसनी थी। खैर, वहीं दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच एक अग्निकुंड लगाया गया और अब वह तांत्रिक उस कुंड में साधना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वहीं दूसरी तरफ सरपंच ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दूसरा रास्ता सोचा। उसने सोचा
कि गांव की औरतें सिर्फ अजीब तरह का बर्ताव ही तो कर रही हैं, कोई मर तो नहीं रहा। इसीलिए उसने उस तांत्रिक को वहां से भागने का सोचा। उसने सोच लिया था कि आखिर ब्याह कितने ही दिनों तक इन लोगों को ऐसे परेशान कर पाएगी। एक ना एक दिन तो वह सब कुछ छोड़ ही देगी। इसलिए उसने अपने लठैतों से कहा कि उस तांत्रिक को मार मार कर यहां से भगा दे। उसके लठैतों ने ऐसा ही किया और जैसे ही वह तांत्रिक अनुष्ठान करने लगा, सरपंच के लठैत वहां आए और उस तांत्रिक को वहां से भगाने लगे। उस समय मैं और गोपाल भी वहीं पर थे और यह सब देख रहे थे। सारे गांव वालों ने उनसे पूछा कि आखिर क्यों वह इस तांत्रिक ऐसे भगा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि सरपंच जी ने उन्हें इस तांत्रिक को यहां से बाहर निकालने का आदेश दिया है। यह सुनकर सारे लोग हक्के बक्के रह गए थे। लेकिन फिर ठीक इसी दौरान सरपंच वहां आया और उसने कहा कि यह तांत्रिक सिर्फ एक ढोंगी और पाखंडी है, इस वजह से मैं इसे गांव से निकाल रहा हूं। तब उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने कहा कि इस तांत्रिक ने उसके घर की औरतों की बाधा दूर की थी, तो यह तो ढोंगी हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां सरपंच अपना भांडा फूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने कहा कि असल में यह सब इसका किया धरा नहीं है, मेरा किया धरा है। मैंने अपने जानकारी के आचार्य से इस बारे में बात की थी और उन्होंने मुझे कोई टोटका बताया था और कहा था कि गांव में कुछ लोगों के घर पर करें। अगर वह सफल रहता है तो फिर वह औरतें ठीक हो जाएंगे। मैंने वही किया और इस मौके का फायदा इस पाखंडी ने उठा लिया। सारे गांव वाले सरपंच की बात मान गए और फिर अब वह भी तांत्रिक को बाहर निकालने लगे। तांत्रिक ने सबसे कहा कि नहीं, यह सब उसी ने ही किया है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसकी बार बार कोई बात नहीं सुनने को तैयार था तो वह तांत्रिक गुस्से में बोला, मैं जा रहा हूं यहां से और अब तुम लोग मुझे बुलाओगे तब भी मैं यहां आने नहीं वाला। मेरा यहां जितना अपमान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। बोलकर वह तांत्रिक खुद वहां से चला गया। वहीं उसके जाने से सरपंच ने राहत की सांस ली और अब कोई गांव वाला सरपंच से बोला, हमारे घर की औरतों को भी ठीक कर दीजिए सरपंच जी, आपका एहसान होगा। यह सुनकर सरपंच के छूट गए थे, क्योंकि असल में तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं था और अब गांव का हर कोई आदमी उससे आस लगाए बैठा था। उसने उस समय तो सब लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ वह कर देगा, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि वह जो आचार्य थे वह फिलहाल दूसरे शहर गए हुए हैं। जैसे ही वह आएंगे वैसे ही वह उन्हें इन सब से निजात दिला देंगे। यह बोलकर वह घर तो आ गया, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह कैसे इस मुसीबत से पीछा छुड़ाए। वह इसी बारे में सोच रहा था कि तभी ब्याह वहां आई और उससे बोली, तुमने भले ही आज झूठ बोलकर अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन तुम यहां के लोगों को कैसे बचा पाओगे? एक ना एक दिन तो सब सच उनके सामने आ ही जाएगा ना, जब एक एक करके उन सभी औरतों की मौत होने लगेगी। यह सुनकर सरपंच हैरानी से बोला, मतलब तुम उन औरतों को मार डालोगी? बिंदिया बोली, मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं उन सभी औरतों को मारकर उनकी सारी जीवित ऊर्जा को इकट्ठा करके खुद ही अपने पति तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन इन सब के बाद तुम्हारा यहां जीना हराम हो जाएगा। यह सब सुनकर सरपंच काफी ज्यादा घबरा गया और अब उसने सोच लिया था कि वह किसी तांत्रिक को बुलाकर यह सब ठीक करवा देगा और साथ में वह इसका भी ख्याल रखेगा कि उस तांत्रिक को उसका यह राज्य पता ना चले। यही सोचकर उसने अपने लठैतों से किसी तांत्रिक को ढूंढ कर लाने को कहा। वह लठैत उसी शाम को एक तांत्रिक को ले आए। उस तांत्रिक ने एक पीड़ित महिला के ऊपर झाड़ फूंक किया और फिर आखिर में उनके घर पर एक कलश रखने लगा। इसी दौरान जिस महिला का उसने झाड़ फूंक किया था वह महिला दौड़ते हुए आई और उस तांत्रिक को एक जोरदार लात मारी। उस महिला का घूंघट उसके चेहरे से हटा हुआ था और बाल भी हवा में बहुत भयंकर तरीके से लहरा रहे थे। वह तांत्रिक घबराए हुए उस महिला को देखने लगा। तभी वह महिला अपनी भयानक आवाज में बोली, तुझे क्या लगा कि तेरे जैसे ढोंगी पाखंडी से मुझे कुछ फर्क पड़ जाएगा? निकल जा यहां से, वरना अभी के अभी तुझे यहां चीर डालूंगी। यह सुनकर वह तांत्रिक वहां से उल्टे पांव भाग गया। वहीं अब इन सब से सरपंच को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों से कहा, मैंने तुम्हें कोई जानकार तांत्रिक लाने को कहा था, कोई ढोंगी या पाखंडी नहीं। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से अब गांव की औरतें और ज्यादा खतरे में होंगी। जाकर कहीं से कोई ढंग का तांत्रिक ले आओ, पकड़कर जो इनका इलाज करें। यह सुनकर उनमें से एक लठैत बोला, माफ करना सरपंच जी, लेकिन हमारे पास जो एक ढंग का तांत्रिक था उसे तो आपने बेइज्जत करके भगा दिया और आसपास जो छोटे मोटे तांत्रिक हैं अब तो वहीं मिलेंगे
और अगर यह मुसीबत इतनी बड़ी है तो मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे तांत्रिक उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप उसी तांत्रिक को वापस बुला लीजिए। सरपंच के लिए यह करना मुश्किल था, क्योंकि वह तांत्रिक ऐसे तो आता नहीं और सरपंच माफी मांगना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने आदमियों से दूसरा कोई तांत्रिक ही ढूंढने के लिए कहा। उसके आदमियों ने दूसरा कोई ढंग का तांत्रिक ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ ब्याह ने अब एक खतरनाक रुख किया। पहले तो उसके वश में आई सारी महिलाएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं, लेकिन अब बात वह नहीं रही थी। अब उन महिलाओं ने घर के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इससे गांव के कई लोग घायल हुए। वहीं कुछ लोगों ने मौके का फायदा उठाकर अपने अपने घर की औरतों को बांधकर कमरे में बंद कर दिया। उनके कमरे में दूर से खाना दिया जाता, लेकिन वह कुछ नहीं खाती, जिस वजह से वह थोड़ी कमजोर होने लगी थी। इन सब के कारण गांव के लोग सरपंच से काफी ज्यादा नाराज थे और अब गांव वालों ने सरपंच का घेराव किया और उससे कहा, सरपंच जी, हमने आपकी बात मानकर उस तांत्रिक को तो यहां से निकाल दिया, लेकिन आपने क्या किया? हमारे घर की औरतें अभी भी वैसे ही हैं। उनके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि अब तो वह हमारे ऊपर हमला भी करने लगी है। गांव में कितने लोग इस वजह से जख्मी हुए हैं और कितने लोगों को बहुत ही सीरियस चोट आई है, इसका कुछ अंदाजा भी है आपको। यहां आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही, इसलिए आप हमारा दुख नहीं समझते, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ गया है। अगर आपने जल्द से जल्द इस बारे में कुछ नहीं किया तो फिर हम उसी तांत्रिक को यहां बुलाकर लेकर आएंगे। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां गांव की सारी औरतें बंदिया के कब्जे में थीं, वहीं सरपंच के परिवार में से उसकी पत्नी को छोड़कर सब सामान्य थे। गांव में अब हर कोई सरपंच के खिलाफ हो गया था, जिस वजह से सरपंच थोड़ा घबरा गया था। इसलिए यह सब सुनकर सरपंच बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, उस तांत्रिक से मैं खुद बात करता हूं। अगर वह आ जाए तो ठीक है, शायद वह सच में ढोंगी पाखंडी नहीं है, हम उसे आजमा सकते हैं। इन्हीं सब के बाद सरपंच खुद उस तांत्रिक के पास गया और उसे गांव में आई इस मुसीबत के बारे में बताया और अपने साथ चलने के लिए कहा। उस तांत्रिक का उस दिन वहां पर बहुत ही ज्यादा अपमान हुआ था, जिसे वह अब तक भूला नहीं था। उसे किस तरह से धक्के देकर उस गांव से बाहर निकाला गया, वह सब उसे याद आ रहा था। इसलिए वह बोला, मुझे तुम लोगों की कोई मदद नहीं करनी। उस दिन तो तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, यह बोलकर कि मैं ढोंगी पाखंडी हूं। और अब क्या हुआ, तुम मेरे पास आ गए। अपनी मुसीबत से खुद ही निपटो। अब यहां सरपंच को पता चल चुका था कि उस तांत्रिक से अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसे सच सच बता दिया तो हो सकता है वह तांत्रिक उसकी मदद करे। इसलिए उसने उस तांत्रिक को सब सच सच बता दिया और बताया कि कैसे ब्याह यह सब कर रही है। यह सब सुनकर उस तांत्रिक ने कहा, तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी इस बेवकूफी का खामियाजा पूरा गांव भुगत रहा है। चलो, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ, लेकिन इस मुसीबत को जल्द से जल्द दूर करना होगा। अभी के अभी हमें तुम्हारे गांव चलना होगा और मुझे जाकर बंदिया से बात करनी होगी, तभी इन सब का कोई समाधान निकल पाएगा। यहां उस तांत्रिक को सरपंच से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके किए की सजा पूरा गांव भुगत रहा था, जो उसे देखा नहीं गया। इसीलिए वह अपना अपमान भूलकर उस गांव में दोबारा गया। वह तांत्रिक सरपंच के साथ उसके घर आ गया और सरपंच ने इस दौरान अपनी पत्नी को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहा। सारे ही लोग घर के बाहर आ गए और फिर तांत्रिक ने सरपंच की पत्नी से पूछा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम भी तो समझो कि जिस बात को इतने साल हो चुके हैं उसका पता अब कैसे लगाया जाएगा। इसलिए तुम इन सब कुछ भूल जाओ और इन गांव वालों को जाने दो। बिया बोली, आपको यहां पर इन लोगों का दुख दिख रहा है, लेकिन मेरा नहीं। यहां पर यह सिर्फ कुछ ही समय से ऐसे तड़प रहे हैं, तो आपको उनके लिए बड़ा दुख हो रहा है। मैं यहां पर इतने सालों से तड़प रही हूं, मेरा क्या? मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन बस बदले में यह लोग मुझे मेरे पति तक पहुंचा दें। तांत्रिक बोला, देखो बिंदिया, बात को समझो। उस बात को बहुत ज्यादा समय हो चुका है। तुम्हारा पति अब तक जीवित नहीं होगा, इसीलिए बात को समझो। तब बंदिया गुस्से में लगभग चीखते हुए बोली, यह सब झूठ है, वह जिंदा है, मैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूं, लेकिन तुम लोग एक भटकती ब्रह्म राक्षसनी की सहायता भला क्यों ही करोगे? अब यह सब सुनकर उस तांत्रिक को काफी गुस्सा आया और वह बोला, बस बहुत हुआ, माना कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि तुम आम लोगों को इतना परेशान करोगी। जो इंसान सालों पहले मर चुका हो, उसे ढूंढने का कोई तुक नहीं है। इसलिए अभी के अभी इस महिला के शरीर को छोड़ो और गांव की सभी महिलाओं को भी ठीक करो, वरना मैं तुम्हें दोबारा से वहीं कैद कर दूंगा जहां से तुम आई हो। यह सुनकर बिंदिया को काफी ज्यादा गुस्सा आया और इसी दौरान उसने भयंकर तरीके से अपना मुंह खोला। ऐसा होते ही उसके मुंह के अंदर से एक काला धुआं तेजी से बाहर आने लगा। यह सब देखकर सरपंच काफी ज्यादा घबरा गया और इसके अगले ही पल सरपंच की पत्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। यह सब देखकर सरपंच बोला, इसका मतलब वह आपसे डर कर भाग गई। तांत्रिक की आंखों में भय के भाव आ गए और वह बोला, ऐसा नहीं है, बल्कि वह अब गांव में दूसरे किसी के ऊपर कब्जा करने गई है और जब तक हम उस तक पहुंचेंगे तब तक वो ना जाने कितने लोगों को परेशान करें। हमें जल्दी से उसे रोकना होगा और उसे रोककर कैद करना होगा, बोलकर तांत्रिक बाहर की तरफ भागा। इसी दौरान उसने कुछ अजीब से मंत्रों का उच्चारण किया और उसके हाथ में मौजूद उस थैली में से सफेद पाउडर जैसा कुछ निकालकर हवा में छिड़क दिया। ऐसा होते ही हवा में जाता हुआ काला सा धुआं उस तांत्रिक को साफ नजर आने लगा। अब तांत्रिक उस काले धुएं के पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन वह काला धुआं काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा था। कुछ देर बाद काले धुएं के पीछे भागते भागते उस तांत्रिक ने दोबारा से मंत्र उच्चारण किया और अपने झोले में मौजूद उस वूत को दोबारा से उस काले धुएं के ऊपर छिड़क दिया। ऐसा होते ही आसपास एक पारदर्शी जाल बन गया और फिर वह धुआं उसमें फंसकर गिर पड़ा। तांत्रिक जाल के पास आया। उस जाल के पास से ब्याह के चीखने की आवाज आने लगी। वह बोल रही थी, आपसे तो लोगों का दुख देखा नहीं जाता, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत समय से भटक रही हूं। मुझे मेरे पति की तलाश है। मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए। मेरे पति के बिना मैं अपना एक एक पल कैसे काटती हूं, वह मैं ही जानती हूं। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो मैं अपने दोस्त के साथ चलते चलते उस जगह तक आ गया था जहां पर मैंने उस तांत्रिक और ब्याह के आपस की बातचीत सुनी। मुझे ब्याह के ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि एक हिसाब से ब्याह सही ही तो कह रही थी। जिंदा लोगों की मदद तो हर कोई करता है, लेकिन यहां पर ब्याह की क्या गलती थी? अगर वह अपने पति से मिलना चाहती थी तो यहां बिया ने जो किया वह काफी गलत था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। खैर, यह सब सुनकर तांत्रिक बोला, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मैं उसकी वजह से तुम्हें आम इंसानों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें वापस कैद होना होगा, बोलकर उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र उच्चारण करना शुरू किए। अब यहां पर ब्याह की अच्छी किस्मत कह लो या फिर कुछ और, ब्याह का जाल जहां पर गिरा था वहां पर एक तरह की घास उगा आई थी। यहां ब्याह को पता था कि अगर उस तांत्रिक ने उसे पकड़ लिया तो पता नहीं कितने सालों के लिए दोबारा से वह कैद कर ली जाएगी, लेकिन अगर उसने इस घास की शरण ली तो बच जाएगी, क्योंकि इस घास को कोई ना कोई तो उखाड़ ही लेगा और जहां कोई इस घास को उखाड़ लेगा या फिर कोई जानवर खा लेगा तो ब्याह उसके शरीर पर कब्जा कर सकती है। यही सोचकर ब्याह ने अपनी सारी ऊर्जा उस घास में झोंक दी। वहीं तांत्रिक को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा वहीं जाल में ही रहने दिया। अब यहां पर जैसा बंदिया ने सोचा था वही हुआ। तांत्रिक ने ब्याह के कुछ हिस्से को कैद किया था, वही ब्याह का एक बड़ा हिस्सा अब उस घास में था। तांत्रिक ने ब्याह की ऊर्जा को एक बोतल में डाला और फिर सबसे कहा, ब्याह को अब कैद कर दिया गया है, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ ही समय में आपके घर की सभी महिलाएं ठीक हो जाएंगी। इन सब के बाद तांत्रिक ने सरपंच को घूरा और धीमे से कहा, इस समय तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, लेकिन दोबारा से किसी भी तांत्रिक को कम मत आंकना। सरपंच कुछ ना बोला और फिर वह तांत्रिक वहां से चला गया। उनके जाने के बाद मैं उस जगह पर गया जहां पर बंदियां गिरी थीं। पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इतनी बड़ी दुनिया में आखिर उसका पति कहां होगा। खैर, मैं वहां से वापस घर आ गया और जैसा कि उस तांत्रिक ने कहा था, गांव की सारी औरतें बिल्कुल ठीक हो गई थीं। इन सब से गोपाल काफी खुश था, क्योंकि इन कुछ दिनों में जो हुआ था उन सब ने हम सब लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा तोड़कर रख दिया था। इस समय हमें पता चल गया था कि जिन औरतों को हम घर में कुछ भी नहीं समझते, उन्हीं औरतों से घर की रौनक बनी रहती है। खैर, इन सब की वजह से हमारी काफी ज्यादा छुट्टियां हो गई थीं, क्योंकि हम इन सबको छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए हमने अब अगले दिन यहां से निकलने का सोचा, लेकिन यह भी हमारी सिर्फ गलत फहमी थी।
उसी शाम को एक कुत्ता उस जगह आया जहां ब्याह ने उस पौधे में अपनी ऊर्जा झोंक दी थी। उस कुत्ते का शायद पेट खराब था, इसी वजह से उसने वह घास खा ली और इसी समय ब्याह ने उस कुत्ते के शरीर पर कब्जा कर लिया। अब ब्याह के पास अच्छा मौका था, लेकिन यहां मुसीबत यह थी कि इस कुत्ते के शरीर में रहकर ब्याह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे एक इंसान का शरीर चाहिए था, इसलिए वह अब इंसानी शरीर की तलाश में यहां वहां भटकने लगी। अपने दर पर आए कुत्ते को देखकर लोगों को ज्यादा कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि अक्सर ही आवारा कुत्ते यहां पर भटकते हैं और गांव के लोगों को तो यही लगा था कि यह लोग रोटी के लिए यहां आए हैं, इसीलिए वह लोग उस कुत्ते के आगे रोटी डाल देते। यहां बिया को रोटी नहीं बल्कि इंसानी शरीर चाहिए था, इसीलिए वह हर बार ही रोटी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज सिर्फ कमजोरों के ऊपर ही हावी हो सकती है। ज्यादा ताकतवर लोगों के ऊपर अगर वह हावी हो भी जाए तो ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। इसलिए ब्याह को ऐसे शरीर की तलाश थी जो कि कमजोर हो, शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी। इसी तरह से भटकते भटकते वह कुत्ता गोपाल के पड़ोस में आ गया। मैं उस समय आंगन में ही खड़ा था और यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उस कुत्ते को काफी देर तक आंगन में खड़े देखकर मुझे काफी अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन जब ज्यादा देर तक वह कुत्ता वहां खड़ा रहा, तब मैंने गोपाल से कहा कि शायद वह कुत्ता भूखा है, इसी वजह से वह वहां पर ऐसे खड़ा है, तू जाकर उसे कुछ खाने के लिए डाला। फिर उसने एक रोटी उठाई और फिर उस कुत्ते के आगे डालने लगा। जैसे ही गोपाल ने उस कुत्ते को रोटी डाली, उस कुत्ते ने गोपाल को घूरा और पता नहीं क्यों उस समय यह ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कुत्ते की तलाश यहां खत्म हो गई हो। कुत्ता बहुत अजीब ढंग से गोपाल को घूर रहा था। मैं यह सारा क्रियाकलाप होते हुए अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे यह सब काफी अजीब लगा। जब काफी देर तक भी उस कुत्ते ने रोटी नहीं खाई बल्कि गोपाल को ही घूरता रहा, तब मैंने गोपाल से कहा कि लगता है नहीं खाएगा, वहीं रख दे, तू वापस आ जा। लेकिन यहां गोपाल तो मानो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वह भी उस कुत्ते को बहुत अजीब ढंग से देखने लगा। मुझे यह सब काफी अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने उसे दोबारा कहा कि गोपाल क्या हुआ तुझे, वापस आ जा। लेकिन गोपाल ने फिर ना सुना। यह सब मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा और फिर मैं उसके पास गया और फिर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? चल वापस, इस गांव में क्या हो रहा है, तुझे पता नहीं है क्या? ज्यादा देर घर से बाहर रहना सही नहीं है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी अचानक गोपाल मेरी तरफ मुड़ा और जैसे ही वह मुड़ा मैं काफी हैरान रह गया। मुझे उससे काफी डर लग रहा था और मैं डर के मार 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि गोपाल की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर सपाट भाव थे। अब इससे पहले कि मैं कुछ कहता या चीखता, गोपाल बोला, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं इसको मार डालूंगी, जिसके जिम्मेदार तुम होगे। इन सब से मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और रोने लगा और फिर मैं रोते हुए बोला कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम्हें क्या, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। फिर तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा यहां नहीं आऊंगा। तब गोपाल बोला, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मैं तुम लोगों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे मेरे पति को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम समझ ही रहे हो। मैंने उसे समझाया कि हाँ, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा और मेरा आश्वासन पाकर वह सहमत हो गई। लेकिन अब वह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगी ताकि वह मेरे ऊपर नजर रख सके कि मैं किसी को इस बारे में ना बताऊं। मैं यह बात किसी ना किसी को बताना चाहता था ताकि वह इसमें मेरी मदद कर सके, लेकिन मेरी किस्मत इस मामले में सच में काफी ज्यादा खराब थी। पता नहीं मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया, लेकिन सच कहूं तो इन सब में मेरी ही तो गलती थी। ब्याह को वहां से आजाद मैंने ही तो किया था और अब यह सब मुझे ही भोगना पड़ रहा है। खैर, उसी रात बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम सामान्य इंसान से यूं ब्रह्म राक्षसनी बन गई? तब उसने बोलना शुरू किया। यह बात आज से 100 से 200 साल पहले की है। उस समय हमारे समाज में प्रेम विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन मेरा और भंवर का प्रेम विवाह ही हुआ था। बिंदिया गांव में एक गरीब किसान की बेटी थी। वह देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन गरीबों के घर में सुंदर लड़की का जन्म होना एक अभिशाप से कम नहीं है। इसी वजह से ब्याह के ऊपर काफी लोगों की गलत नजर थी। ज्यादा सुंदर होने के कारण ब्याह की शादी भी नहीं हो पा रही थी।
क्योंकि कोई भी गरीब परिवार इतनी सुंदर लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उस समय तो वैसे भी औरतों के ऊपर गलत नजर रखी जाती थी। बिंदियां सब जानती समझती थी, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज के समय में तो भले ही कानून इस तरह से लड़कियों के साथ है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। सुनी अमीरों की जाति थी और गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं था। इसी वजह से ब्याह ज्यादातर घर पर ही रहती, लेकिन कभी कभार तो उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। इसी दौरान एक दोपहर को जब बिंदियां खेत में अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी, इस दौरान भंबर भी अपने खेतों का निरीक्षण करने के लिए आया। वह भरी दोपहरी में पैदल ही बिना किसी के आया था, जिस वजह से उसे थोड़ी प्यास लगने लगी थी। लेकिन यहां समस्या यह थी कि उसके पास पानी नहीं था। ब्याह एक मटके में थोड़ा सा पानी और खाने का सामान अपने पिता के लिए लेकर जा रही थी। ब्याह के पास मटका देखकर भंबर ने उससे पानी मांगा। पानी पिलाना तो काफी पुण्य का काम होता है। यह सोचकर ब्याह ने भंबर को थोड़ा सा पानी दे दिया। भंबर ने इसके लिए ब्याह को धन्यवाद दिया। यहां आपको मैं एक बात बता दूं कि यह वह समय था जहां पर पानी आसानी से नहीं मिलता था। पानी लाने के लिए औरतों को कई कई मील चलकर जाना पड़ता था। तब जाकर 2 घड़े पानी मिलता था, जिसे उन्हें पूरे दिन चलाना पड़ता था। गरीबों के लिए यह काफी मुश्किल था, और ऐसे में ब्याह ने उसे पानी दिया। यह देखकर उसे काफी अच्छा लगा। अब ब्याह थी भी काफी सुंदर और नेक, जिस वजह से भंबर को ब्याह भा गई। भंबर अब रोज छिप छिप कर ब्याह को देखने लगा था। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन ब्याह के पिता की खेत में काम करने के दौरान एक जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई। ब्याह की मां तो बचपन में ही चल बसी थी, और अब ऐसे में पिता का भी साया सिर से उठने का मतलब था कि गांव में उसकी इज्जत को खतरा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद बिंदिया काफी ज्यादा डरी सहमी सी रहने लगी, क्योंकि जो पड़ोस के लोग उसके पिता के जिंदा रहते उसे बेटी कहकर बात करते थे, वो लोग अब उसे गलत नजरों से देखने लगे थे। भंबर को भी इन सब का आभास हो चुका था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वह ब्याह को ब्याह कर इस घर में ले आएगा। भंबर ने इस बारे में मन एकदम पक्का कर लिया था, और उसने इस बारे में अपने पिता भानु से बात कर ली थी। और इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी भी कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आप स्टोरी को आखिर तक सुन रहे हैं तो फिर लिखिए, हम हैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं। पूरी स्टोरी इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्टोरी को पूरा सुना है। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।